गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर 6 से स्टार्ट किया था। तो लास्ट सेक्शन में आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। आज हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन भी जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, डाइवर्स मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें डिफरेंट वेज में होती है। सम यूज़ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कम्प्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सम यूज़ अदर पाथवेज डैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। इसका क्या मतलब है कि कुछ ऑर्गेनिज़म जो हैं ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, यानी कुछ ऑर्गेनिज़म ऑक्सीजन यूज़ करते हैं कम्प्लीटली ब्रेक डाउन करने के लिए ग्लूकोज को। उन्हें हम कहते हैं एरोबिक ऑर्गेनिज़म्स। और कुछ जो होते हैं ऑर्गेनिज़म्स जो लोअर ऑर्गेनिज़म्स हैं वो ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं करते। तो रेस्पिरेशन मेन क्या है? रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑक्सीजन एंड देन इट enters the cells of the body and break down the glucose in different ways, and the final products are formed, that is carbon dioxide, water, etc., and intermediates are formed, that is called respiration. In all cases the first step is the breakdown of glucose. सभी केसेस में सबसे पहला स्टेप क्या है? ग्लूकोज। चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एरोबिक हो यानी कि ऑक्सीजन यूज़ करता हो या ना करता हो, पहला स्टेप है ग्लूकोज को तोड़ना। ग्लूकोज क्या होता है? जिसमें 6 कार्बन होती है और वो टूट कर एक 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पाइरूवेट। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था सेल के अंदर सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस था उसमें क्या था? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में कौन सा प्रोसेस होता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। फर्दर द पाइरूवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद जो पाइरूवेट बना है, पाइरूवेट क्या है? 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल, वो कन्वर्ट होता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। और ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्रोसेस होता है यीस्ट। यीस्ट क्या होती है? लोअर ऑर्गेनिज्म है जिसे हम फंजाई वगैरह भी कहते हैं। किस प्रोसेस में होता है? फर्मेंटेशन में। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर इट इज़ कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्योंकि ये वाला प्रोसेस यानी कि 3 कार्बन वाला आगे फिर जब इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये एयर की एब्सेंस में होता है इसलिए हम एनएरोबिक कहते हैं। और उससे पहले जब इसको ऑक्सीजन यूज़ करके तोड़ा था तो उसे हम क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एक ये क्वेश्चन आपका बन जाता है, एरोबिक डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑक्सीजन वाला जब ऑक्सीजन यूज़ करके ब्रेकडाउन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। दिस प्रोसेस ब्रेक अप द 3 कार्बन पाइरूवेट टू गिव 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है अदर प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ क्या बनता है? वाटर। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या हो गया कि एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ द रेस्पिरेशन इन विच 6 मॉलिक्यूल कार्बन ग्लूकोज इज़ ब्रेकन डाउन इनटू 3 कार्बन पाइरूवेट यूजिंग oxygen, that is aerobic, and when oxygen is not used that is called anaerobic respiration. The release of energy in this aerobic process is a lot of greater than the anaerobic. दूसरा आपका इसका डिफरेंस आ जाता है एरोबिक एनारोबिक में कि जो एरोबिक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन यूज़ की जाती है उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है इन कंपैरिजन टू एनारोबिक प्रोसेस। समटाइम्स व्हेन देयर इज़ अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल्स। कई बार क्या होता है कि हमारी मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। किस टाइम हो जाती है? जब हम बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं या किसी डेंजर की सिचुएशन में हो गया या बहुत ज़्यादा रनिंग वगैरह कर रहे हैं, उस टाइम हमारी मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उस टाइम जो पाइरूवेट है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और जो कि वो भी एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। और उसके कारण हमें मसल क्रैम्प्स हो जाती है, ठीक है बेटा। अब ये जो पाथवे बताया हुआ है ये भी आपका एक क्वेश्चन है कि ग्लूकोज जो है सबसे पहले ये किस में कन्वर्ट होगा? 3 मॉलिक्यूल के कार्बन में, पाइरूवेट जिसका नाम है, इन द किस कहाँ पर होगी ये रिएक्शन? साइटोप्लाज्म में। उसके बाद अगर तो ये प्रोसेस हो रहा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन,
प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो ये कन्वर्ट हो ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये एंड में इसके प्रोडक्ट बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और अगर ये हो रहा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो ये हो रहा है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। तो तीसरा जो हमारा मेन डिफरेंस बन गया कि लोअर ऑर्गेनिज्म में जिनमें कि एनारोबिक रेस्पिरेशन है, तो जो पायरूवेट है उसके एंड प्रोडक्ट क्या बनते हैं, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। और जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, उनमें जो पायरूवेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। कई बार ह्यूमन बींग्स में भी होता है, ये सेंटर वाला जो स्टेप शो किया हुआ है कि जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, किस टाइम, जब कोई बहुत ज़्यादा कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, उस टाइम हमारी बॉडी में, मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उस टाइम पायरूवेट जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी मिलती है। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें 38 एटीपी ऑक्सीजन बनती है, और जो आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें 2 एटीपी ऑक्सीजन बनती है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज ए मोलिक्यूल कॉल्ड ATP। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एनर्जी रिलीज़ हुई है वो एनर्जी स्टोर कहाँ होगी, वो स्टोर होती है ATP में। ATP क्या होता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, विच इज़ यूज टू फ्यूल ऑल द एक्टिविटीज़ इन द सेल। अब हम कहते हैं हमारी बॉडी की हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, उसमें डिफरेंट प्रोसेसेस चलते हैं। उन डिफरेंट प्रोसेसेस को एनर्जी कहाँ से मिलती है, वो एनर्जी मिलती है एनर्जी कैरियर से, जिसे कि हम क्या कहते हैं, ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इन दिस प्रोसेसेस ATP इज़ ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो कोई भी प्रोसेस है उस जो हमारी बॉडी में चल रहे हैं उनके लिए जब एनर्जी की ज़रूरत होगी, टाइम टू टाइम हमें एनर्जी कहाँ से मिल रही है, वो ATP के टूटने से ही बनती है। और ये ATP कहाँ पाए जाते हैं, ये ATP पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हमने ये 9th क्लास में ये वाला क्वेश्चन भी किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ आवर सेल। नेक्स्ट बेटे आ जाता है, सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन डिपेंड ऑन ऑक्सीजन, सो aerobic organism need to ensure that there is sufficient intake of oxygen. We have seen that plants exchange gases through stomata. ये हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि प्लांट्स के लीव्स में स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। एंड द इंटरसेलुलर स्पेसेस इंश्योर दैट ऑल द सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद द एयर। और उनके सेल्स के बीच में स्पेस होते हैं, तो स्पेस होने के कारण वो एयर के साथ क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट में, इसलिए वो उनमें डिफ्यूज़न हो जाती हैं। दे कैन गो इनटू द सेल्स और अवे फ्रॉम द सेल्स एंड आउट इनटू द एयर। इस तरह उनके जो है गैशियस एक्सचेंज चलता रहता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का और जो एक्वेटिक एनिमल्स है। टेरेस्ट्रियल मतलब कि जो एनिमल्स लैंड पर रहते हैं वो किस तरह से ब्रीथ करते हैं, और जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं उनमें ब्रीदिंग किस तरह से होती है। हाँ जी, ये भी हमारे बीच में क्वेश्चंस आएंगे, उन्हीं के आंसर बता रही हूँ आपको कि उनकी ब्रीदिंग में डिफरेंस किस तरह से होता है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो सभी को पता है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक यानी कि पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या लेते हैं, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन। डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का मतलब होता है पानी में घुली हुई ऑक्सीजन। सिंस द अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन इज़ फेयरली लो एज़ कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, क्योंकि जितनी हवा में पानी ऑक्सीजन है उतनी ऑक्सीजन हमारी पानी में घुली हुई कम होती है। सो द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज़ मच फास्टर दैन द सीन इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो जो हमारे पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं वो जल्दी से क्या करते हैं, जब भी उनको सांस लेना होता है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऊपर आ जाते हैं, सरफेस के ऊपर आते हैं वो, और वो ब्रीदिंग उनमें अंदर फास्टर होती है। फास्टर इसलिए होती है क्योंकि हवा में जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है बजाय के पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की। फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ्स एंड फोर्स इट पास्ट द गिल्स। फिशेस में क्या पाए जाते हैं, गिल्स।
तो वो माउथ के द्वारा वाटर ले लेती हैं, उसमें क्या होती है घुली हुई ऑक्सीजन, और वो जो ऑक्सीजन है कहाँ पर चली जाती है, ब्लड। नेक्स्ट आ जाती है बेटा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की बात। टेरेस्ट्रियल मतलब कि लैंड में रहने वाले ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द रेस्पिरेशन। All these have a structure that increase the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere. सभी ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो जैसे गिल्स हो गए किसके अंदर, फिश के अंदर, फ्रॉग के अंदर होता है स्किन, गिल्स भी होते हैं जब वो छोटा होता है, और लंग्स भी पाए जाते हैं फ्रॉग के अंदर। ह्यूमन बींग्स में क्या पाए जाते हैं आपकी, नोज़ एंड लंग्स। इसी तरह डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं रेस्पिरेशन के। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले कोई भी जो सरफेस है जिससे रेस्पिरेशन होनी चाहिए उसमें ब्लड की सप्लाई ज़्यादा हो, सरफेस बहुत ज़्यादा थिन होना चाहिए, और साथ ही साथ वो सरफेस जो है बहुत ज़्यादा एयरी होना चाहिए। हाँ जी बेटा, अब ह्यूमन बींग्स की रेस्पिरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इन ह्यूमन बींग्स एयर इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स सभी को पता है क्या होते हैं, हमारी नोज़ की जो दो ओपनिंग्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नोस्ट्रिल्स। द एयर पासिस थ्रू द नोस्ट्रिल्स इज़ फिल्टर्ड बाय द फाइन एयर दैट लाइन द पैसेज। अब सभी को पता है कि हमारे नोज़ में छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं। वो हेयर का क्या काम होता है कि जो भी डस्ट वगैरह के पार्टिकल्स हैं वो उसको फिल्टर कर देते हैं। द पैसेज इज़ आल्सो लाइंड विद द म्यूकस विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस। म्यूकस क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ जो कि नोज़ में पाया जाता है, वो भी डस्ट पार्टिकल वगैरह को रोक लेता है, ताकि जो भी एयर में डस्ट या कुछ और फालतू के पार्टिकल आ गए वो आपकी अंदर नेज़ल कैविटी या आपकी फेरिंग्स वगैरह में नहीं जा सकते, विंड पाइप में नहीं जा सकते, उनको हेयर और कौन रोक लेता है, म्यूकस रोक लेता है। फ्रॉम हेयर द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स। यहाँ से हमारी हवा जो है कहाँ पर चली जाती है, गले में और लंग्स में। जो थ्रोट है, थ्रोट में हमारे एक पाई जाती है विंड पाइप, जिसको कि हम सांस नली कहते हैं। सांस नली और फूड पाइप दोनों ही साथ साथ चलती हैं। उनके अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज पाई जाती हैं। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या होती हैं, छोटी छोटी रिंग्स की तरह स्ट्रक्चर बनी होती हैं। ये स्ट्रक्चर क्यों होती हैं, ताकि जो हमारी विंड पाइप है, जो हमारी सांस नली है, वो कोलैप्स ना करे। कोलैप्स का मतलब है वो सिकुड़े ना, ताकि हमें सांस लेने में दिक्कत ना हो। वो जो हमारी विंड पाइप है वो एज इट इज़ रहे, इसलिए इसमें ये इस तरह की रिंग्स पाई जाती हैं। तो बेटा एक ध्यान से देखना, हमारा जो ये आपकी है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये आपका है नेज़ल पैसेज। यहाँ से आपकी एयर क्रॉस की, यहाँ पर पाया जाता है ये साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स के नीचे ये आपकी आ रही है ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं। इसमें इस तरह की ये क्या है, रिंग्स हैं। ये रिंग्स क्या करती हैं, इसको सिकुड़ने से बचाती हैं। उसके बाद थोड़ी टाइम के बाद आगे ये जो आपकी ट्रैकिया है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ये जो 2 पार्ट्स हैं इनको हम कहते हैं ब्रोंकाई, और यहाँ पर ये आपके शो किए गए हैं लंग्स। तो मेन जो हमारे ऑर्गन्स जो हैं रेस्पिरेशन के ह्यूमन बींग्स में, वो क्या होते हैं, लंग्स। और लंग्स जो है राइट एंड लेफ्ट 2 लंग्स हैं। इन लंग्स में ब्रोंकाई फिर फर्दर डिवाइड करते हैं। ब्रोंकाई डिवाइड करके ब्रोंक्यूल बनाते हैं। ब्रोंक्यूल से आगे बन जाते हैं एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई क्या होते हैं बेटा, एक एल्वियोलाई की ये डायग्राम इस तरह की शो की हुई है। एल्वियोलाई इज़ द एयर सैक। जैसे हवा की जो थैलियाँ हैं उन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं। इन एल्वियोलाई के चारों तरफ यहाँ पर ब्लड की सप्लाई होती है। तो जो एयर नेज़ल कैविटी से होते हुए ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स से फिर किस में चली गई, एल्वियोलाई में। ये एल्वियोलाई जो हैं ये बहुत ही मिलियंस एल्वियोलाई एक लंग्स में पाए जाते हैं, और इनका ये क्या करते हैं, हमारे जो लंग्स हैं उनका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने से जो एयर है वो एकदम से सारी सेल्स में पहुंच जाती है, और उसी के साथ साथ उसके साथ थिन लाइंस ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं। तो ब्लड में सारी की सारी एयर चली जाती है, और इस तरह जो ऑक्सीजन है वहाँ तक पहुँच जाती है। थैंक यू।